गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष सोनी फिर आपके सामने डायरेक्ट प्रोफेशनल कोचिंग से। इसके जो पहला पार्ट था वीडियो का, तो कंप्यूटर फंडामेंटल हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले पार्ट में जो देखा था कि कंप्यूटर की प्रोसेस क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि नंबर 1 पर कंप्यूटर की प्रोसेस कैसी होती है, किस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है और यूजर से कैसे जुड़ा होता है। नंबर 2 पर हमने देखा था कि कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है उसमें पहली प्रोसेस कौन सी होती है, फिर सेकंड कौन सी होती है, देन लास्ट कौन सी होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अपना बनना था कि पोस्ट जो है वो सबसे पहली प्रोसेस होती है पावर ऑन सेल्फ है। और थर्ड पर हमने देखा था सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें करीब 30 से 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बने थे। तो उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इनपुट और आउटपुट को समझा था। अभी हमारा सीपीयू को समझना रह गया, ठीक है। तो वो हम हार्डवेयर वाले सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ तक मैंने 3 पार्ट करा दिया था, जिसमें 40 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर जो है ये हर एग्जाम में आता है। तो इसी के नेक्स्ट सेशन में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें भी आज हम 3 सेशन कंप्लीट करेंगे। तो 3 भाग इसके जो देखने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नीचे दिया गया है इसको जरूर प्रेस करें, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो देखते हैं आज कंप्यूटर में हम चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। चौथा पार्ट जो है ये सबसे जरूरी, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चौथा पार्ट जो है मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जिस प्रकार से मानव की बुद्धि होती है, याददाश्त होती है, जिसमें वो चीजों को स्टोर करता है, तो कंप्यूटर में भी मेमोरी सीपीयू का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सीपीयू के तीसरे भाग में एक एमयू यानी मेमोरी यूनिट होती है, जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, वह कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। और इसका आंसर आता है कि मैन मेमोरी। कंप्यूटर से जुड़ने वाली सीधी मेमोरी जो होती है वह मैन मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो अतिरिक्त रूप से जोड़ी जाती है। यहाँ पर हम समझते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी यानी भंडारण, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें मैंने सारी मेमोरीज जो अधिकतर जिस एग्जाम से रिलेटेड है वो लिख दी है। तो कंप्यूटर में मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम पहला बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी। इसी का है जो टेक्निकल नाम है वो है मैन मेमोरी, ठीक है। मैन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी जो कंप्यूटर के सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है, और दूसरी ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी। इन दोनों का आप समझ लीजिए कि मेमोरी जो है 2 प्रकार की होती है, पहली मैन मेमोरी और ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी। यहाँ पर प्राथमिक मेमोरी जो होती है उसमें 2 भागों को रखा गया है। पहला दिया गया है कि रैम और रोम, ये 2 नाम आपने बहुत बार सुने। रैम और रोम दोनों का उपयोग और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ, उनके आंसर, इससे रिलेटेड जो इसके आंसर है उसको आप नोट करते चलिए और मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब यह है कि इसमें जब कंप्यूटर का सीपीयू कार्य करता है तो वो मेमोरी का चुनाव कहीं से भी कर सकता है। रैंडमली मतलब कि कहीं से भी किसी भी क्रम में आना, ठीक है। और इसमें रीड एंड राइट की फैसिलिटी होती है। इसको रीड एंड राइट यानी आरडब्ल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी से तात्पर्य है कि लाइट चले जाने पर मेमोरी जो है वो अपना स्थान रिक्त कर देती है, जो भी उसमें भरा होता है। जबकि रोम जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें केवल रीड किया जा सकता है, केवल रीड, इसलिए इसको स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। स्थायी का मतलब होता है वॉलेटाइल और अस्थायी का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। इस प्रकार से रैम और रोम को यहाँ पर बताया गया। अब रैम के भी कुछ भाग होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी मेमोरी रैम होती है। ठीक, याद रखिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम में अगर मेमोरी की बात करें तो अस्थायी मेमोरी रैम होती है, जबकि स्थायी मेमोरी केवल रोम होती है। और सेकेंडरी मेमोरीज जो भी हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं वो अतिरिक्त रूप से इसमें जोड़ी जाती है सहायक के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन मेमोरी के इस रैम भाग में। रैम कितने प्रकार की होती है। रैम जो होती है वो 3-4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से 4 प्रकार यहाँ दिए हैं और एक आखिरी पांचवा मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको समझाऊंगा। तो पहला देखते हैं डी रैम। डी रैम जिसको डायनेमिक रैम के नाम से भी जाना जाता है। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो विद्युत के करंट को 0 और 1 के फॉर्मेट में चार्ज करके सेव किया जाता है। कंप्यूटर में जब भी हम कुछ सेव करते हैं तो वो 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव हो जाता है, जो डायनेमिक रैम में यहाँ पर सेव होता है। सबसे पहले पुराने समय में डायनेमिक रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सेकंड जो आ रही है आपकी वो आ रही है एसडी रैम। ठीक है, एसडी रैम और डीडीआर। आपने कई बार कंप्यूटर की दुकानों में जब जाते हैं तो पूछा होगा कि भाई रैम दे दीजिए, तो वो बोलता है कि एसडी रैम दो कि डीडीआर रैम। एसडी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ठीक, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम ये डी रैम की तुलना में काफी तेज होती है, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्टकट में एफ लिख दिया है, फास्ट। ठीक है, तो ये एचडी रैम जो होती है वो तेज गति से कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्रेश रेट जो होता है वो कम होता है, बार बार ये अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती, इसलिए ज्यादा तेज गति से कार्य कर लेती है। इसमें रिफ्रेश रेट कम होता है और इसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। उसके बाद हम देखते हैं आरडी रैम। एचडी रैम के बाद आरडी रैम। आरडी का मतलब होता है रैम्बस। रैम्बस रैम में इसको कई बार लोग बोलते हैं डेटा रेट रैम। ठीक है, रैम्बस रैम। रैम्बस रैम जो होती है ये स्पीड को बढ़ाती है। स्पीड को बढ़ाती है, किसकी स्पीड को? डी रैम की स्पीड को। ये डी रैम का ही एक अपडेटेड वर्जन है। डी रैम का अपडेटेड वर्जन जो है वो आरडी रैम। ठीक है, एचडी रैम जो हमने यहाँ देखा था और आरडी रैम ये दोनों अलग अलग। एचडी रैम है सिंक्रोनस, आरडी रैम है रैम्बस। अब एचडी रैम की जब हमको तुलना या स्पीड जो है वो डबल करनी है तो एचडी रैम को भी अपडेट करते हैं तो ये बन जाती है डीडीआर रैम। डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट। देखो डबल डेटा रेट ये एचडी रैम से क्या होती है, दुगनी स्पीड पर काम करने के लिए बनाई गई है। मतलब कि एक साथ हम दो कार्य कर सकते हैं, तो डीडीआर जो है वो दो काम कर लेती है, इसलिए ये रैम जो है वो आजकल मार्केट में बड़ी प्रचलित है। तो अभी जो है डीडीआर रैम और एचडी रैम मार्केट में अपडेटेड वर्जन में मिलती हैं और इसी का प्रयोग हम कंप्यूटर की रैम के रूप में करते हैं। रैम क्या होती है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट जैसी चिपों का या रजिस्टर कहते हैं जिसको, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होती है। जो मेमोरी जो बनती है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनती है। देखिए मेमोरी का जो टेक्निकल नाम है वो एमओएस। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एमओएस का फुल फॉर्म क्या है, यह मेमोरी किससे बनती है? तो मेमोरी जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनती है। ये सेमीकंडक्टर को एक चिप पर लगा दिया जाता है जो रैम आपको दिखाई देती है। अगला हम देखते हैं इसमें कि रैम में ही एक अतिरिक्त मेमोरी आपने देखा होगा, कई बार आपको आता होगा कि कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी एक प्रकार की स्टैटिक रैम है। कैश मेमोरी एक प्रकार की स्टैटिक रैम है। स्टैटिक रैम, स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी। ठीक है, लेकिन ये रैम है इसलिए क्या होता है कि पूर्णतः स्थायी नहीं होती। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो कैश मेमोरी जो होती है वह रैम और रोम के बीच में एक कहना चाहिए विजुअल स्पॉट बन जाता है। इसको कैश मेमोरी हम कहते हैं। कैश मेमोरी का जैसे नकद का काम जो होता है वो बहुत तेज गति से होता है, तो कैश मेमोरी कई बार सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए कंप्यूटर अपने आप में कैश मेमोरी बना लेता है। इसमें क्या होता है कि कोई चीज जो आ रही है वो बार बार जो यूज होती है, आपसे
सिस्टम जब चालू करते हैं, मोबाइल जब चालू करते हैं, आपने देखा होगा जो चीज़ हम ज़्यादा सर्च करते हैं, जो चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं, वो एक जगह स्टोर हो जाती है। इसी को ही कैश मेमोरी में यूज़ किया जाता है, ताकि आपको बार बार चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। इस प्रकार से रैम का भाग हमने यहाँ देख लिया। रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम, एच डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर रैम और कैश मेमोरी। अब हम इसका दूसरा भाग रोम में देखते हैं। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम जो है रैम की भांति दिखती है, लेकिन इसको या इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर के उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको रीड ओनली कहा गया। जैसे माउस का प्रोग्राम कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड है, कीबोर्ड चलाने का प्रोग्राम फीड है, आपका प्रिंटर चलाने का प्रोग्राम भी क्या होता है कंप्यूटर में फीड। मतलब कि जो हार्डवेयर इसमें कनेक्ट किए जाते हैं तो उनको पता रहता है कि भाई प्रिंटर आप कभी हो इसमें जोड़ोगे, कीबोर्ड जोड़ोगे, जॉयस्टिक जोड़ोगे, तो उनके ड्राइवर्स के लिए एक प्रोग्राम बना दिया जाता है जो रोम में स्टोर होता है कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करेगा। तो रोम में एक्चुअल में बायोस का मतलब होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, चलाने के लिए प्रोग्राम फीड होते हैं, इनको छेड़ा नहीं जाता। पता चला किसी ने भाई कीबोर्ड को छेड़ दिया, अब हम ये दबा रहे हैं जेड दबा रहा है, तो ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए रोम में ये प्रोग्राम के लिए इसको चलाने के लिए फीड कर दिए जाते हैं, जिनको बायोस कहते हैं। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। लेकिन भविष्य को देखते हुए रोम में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए। कुछ लोगों को जैसे कुछ चेंजेस चाहिए अपने इनपुट या आउटपुट सिस्टम में, तो उसके लिए रोम के कुछ भागों को यहाँ पर दिखाया गया। तो रोम के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात कि हम प्रोग्राम की सहायता से रोम में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसको पी रोम कहा गया है। मतलब मैं ऐसा कुछ कोड करूं कि कुछ हार्डवेयर की कैपेसिटी या कुछ हार्डवेयर के फंक्शन को बदल सकता है, लेकिन ये केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये चलन से बाहर हो गई है। और दूसरी चीज आई है, वो आई, इसको अपडेट किया गया, उसको ईपीरोम बोला। ईपीरोम में क्या होता है, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। देखो मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूटर में चार्ज के द्वारा कोड को 0-1 के फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इरेजेबल, उनको मिटा दिया जाता है और उनकी जगह नए चार्ज को डाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और इस प्रक्रिया को हम दोहरा सकते हैं। पर इसमें भी समस्याएं थी, तो और अपग्रेडेड एक वर्जन आया जिसका नाम है EEPROM। देखो EEPROM तक तो पहुंच गए हैं, एक और ई जुड़ गया तो ये EEPROM हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यह जो मार्केट में अभी अपडेटेड वर्जन जो हमको मिलता है वो ये वाला मिलता है EEPROM। इसमें हम ग्राहक की सुविधा के हिसाब से कंप्यूटर को अपग्रेड कर देते हैं। जैसा आपने देखा होगा भाई विंडो XP था, तो विंडो XP 2 आया, तो विंडो 7 है, तो विंडो 10 आ गया, आगे 12 मार्केट में, आने वाले समय में विंडो 2020 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम को बने रहने के लिए उसमें अपग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन को चलाने के लिए ये प्रोग्राम का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक फ्लैश मेमोरी देखी गई है, या फ्लैश जो है ये भी एक प्रकार की रोम होती है। फ्लैश मेमोरी जो होती है वह क्या करती है, फ्लैश मेमोरी सीपीयू की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या कार्य करने के लिए एक स्क्वाड बना देती है। मतलब जब हम सीपीयू को बार बार कुछ काम देते हैं, कैसे काम देते हैं, तो वह काम तो यहाँ से कैश मेमोरी से हो जाता है, लेकिन नए कामों को जल्दी से करने के लिए एक जगह बना दी जाती है। मतलब आपके पास अगर 2 ग्राहक हैं, एक पुराना ग्राहक है जो आता ही रहता है और कुछ नए ग्राहक है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था बना दी गई है। तो सीपीयू में जब निर्देश आते हैं तो फ्लैश मेमोरी में वह व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई 10 में से 5 नए अगर कोड आ रहे हैं तो वो अलग से जल्दी से हो जाए। तो वो जो जगह बनती है वह फ्लैश मेमोरी में बनती है, इससे काम की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो रोम कितने प्रकार की होगी यहाँ पर देख लें, 3 प्रकार की है, पीरोम, ईपीरोम और EEPROM।
इसके अतिरिक्त फ्लैश मेमोरी यहाँ पर बताई गई। समझ गए? यहाँ पर क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। सभी के फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, सभी के कार्य के बारे में पूछ सकता है, कौन ज्यादा तेज चलता है, कौन कम चलता है, कौन सी मेमोरी स्थायी है, कौन सी मेमोरी अस्थायी। ठीक है, अब ये पूरा जो है वो प्राइमरी मेमोरी का हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी कंप्यूटर के संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। इन मेमोरी के नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और इनके कार्य करने की क्षमता, लेकिन इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर द्वितीयक मेमोरी होती है, इसमें सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाली मेमोरी जो होती है वो होती है टेप ड्राइव। आपने चुंबकीय टेप का नाम सुना होगा, या जब हम वीडियो कैसेट का यूज करते थे, जब टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट होती थी उसमें एक रिबिन होता था जो करीब 600-700 फीट लंबा होता है। इस रिबिन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, आपने देखो कई बार टूट जाती, कट जाती, हम लोग जोड़ के भी यूज कर लेते थे पहले। तो टेप ड्राइव जो होता है एक ये चौड़ा रिबिन होता है जो मेटल पर मतलब प्लास्टिक के रिबिन के ऊपर चुंबकीय परत होती है जिस पर इसको कोड किया जाता है। ठीक है, तो ये टेप ड्राइव होता है। टेप ड्राइव का जो यूज होता है ये मेमोरी को संग्रहण करने के लिए होता है। ये एक रोलर पे चलता है और उसके ऊपर एक हेड होता है जिसको रीड करता रहता है। लेकिन इसमें एक खामी थी, इसको हम रैंडमली यूज नहीं कर सकते। यदि जैसे हमको 10वां गाना सुनना है तो 9 गाने हमको पार करके 10वें में जाना पड़ता था, तो ये टाइम ज्यादा लेता था, लेकिन इसकी गुणवत्ता अच्छी थी। तो टेप ड्राइव में क्या है, टेप ड्राइव टाइम ज्यादा लेता है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। क्वालिटी सबसे बेहतर है, इसको हम कई दशकों तक इसको संभाल के रख सकते हैं, लेकिन इसकी टाइम जो क्वालिटी है वो खराब। इसके बाद आई फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी यूनिट में सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे छोटी कैपेसिटी, मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क एक बॉक्स या कैसेट टाइप का होता है जिसके अंदर एक चक्की लगी रहती है। यह वक्राकार जो चक्की होती है उसमें बहुत सारे ट्रैक और सेक्टर होते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होती है वो कुछ 2 से 8 MB तक बस होती है। जिस प्रकार अभी हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, पहले के जमाने में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। जैसे आप पेन ड्राइव में डेटा यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो उसके लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग पहले किया जाता था, जिसमें टेक्स्ट फाइल या फोटोग्राफ्स भेजे जाते थे। सबसे ज्यादा यूज होने वाली अब यहाँ पे आ रही है वो है हार्ड डिस्क। हमारे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज होती है मेमोरी जो हम सेकेंडरी यूज करते हैं, उसका नाम है हार्ड डिस्क, जिसको एचडी कहते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, चक्की होती है। सीडी आपने देखा होगा जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जिस प्रकार से सीडी होती है इसी प्रकार से 10-15 सीडीओ को अगर हम जोड़ लें तो उसकी मोटी एक परत बन जाएगी। ठीक है, इस सीडीओ की जो परत है बहुत सी सीडियां में होती हैं, उनको एक हेड के द्वारा रीड किया जाता है और इसको हम कहीं से भी रीड कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके हार्ड डिस्क में जो पार्ट होते हैं वो सी डी ई ऐसे पार्ट होते हैं। आपको जो भी प्रोग्राम सर्च करना है, जो भी फाइल आपको सर्च करना है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क को हम डायरेक्ट सेकेंडरी यूज कर सकते हैं जो कंप्यूटर के सीपीयू में अतिरिक्त रूप से जोड़ी जाती है। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क, हम ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर से अलग रखना चाहते हैं उनको सीडी में स्टोर करके अलग रख सकते हैं। ये भी एक प्लास्टिक की गोल चक्की होती है, इसके ऊपर सिल्वर कोटेड एक पॉलीथीन होती है जिसको चार्ज के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, जब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जो फ्लॉपी डिस्क होती थी उसमें क्या होता था कि चुंबक से उसको रीड किया जाता था, जबकि सीडी जो होती है उसमें अंदर जाएगी, सीडी में छेद कर दिए जाते हैं। जहां जहां छेद होता है वहां पर जब लेजर की लाइट पड़ती है तो वो फैल जाता है। जब वो फैलता है तो क्या होता है, बर्न होता है। तो जहां जहां उठाव होते हैं वहां पर लाइट कम हो जाता है, तो वो जीरो का सिग्नल कहलाता है। इसको मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ा दूंगा। सीडी का ही विस्तृत रूप है डीवीडी, जिसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क। पेन ड्राइव सभी ने आपने यूज किया होगा। पेन ड्राइव जिसको डोंगल भी कहते हैं, पीडी बोलते हैं, या फिर अतिरिक्त रूप से इसको
फाइल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए यूज किया जाता है। मेमोरी कार्ड जो आपके कंप्यूटर और कैमरे और आपका मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ये मेमोरी कार्ड है। ये सब अतिरिक्त रूप से यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी कहा जाता है, और यही कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर हमने चौथा पार्ट इसका कंप्लीट किया है, जो है मेमोरी। मेमोरी जो है वो मेटल ऑक्साइड से मिलकर बनी होती है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी भी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, डी रैम, एच डी रैम, आर डी रैम और DDR रैम। इसमें एक अतिरिक्त रैम की जैसे काम करती है, जिसको कैश मेमोरी कहते हैं, ये स्टैटिक रैम है। रोम जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, और इसमें एक अतिरिक्त स्लॉट बन जाता है जिसको हम फ्लैश मेमोरी के जैसे यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो अतिरिक्त रूप से यूज होती है, जिसमें टेप ड्राइव या चुंबकीय टेप जिसको हम कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क और पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड। यहाँ तक मेमोरी आपकी कंप्लीट है। मेमोरी में जो भी आएगा वो इन्हीं से संबंधित आएगा, इसको आप ध्यान से नोट कर लें और पढ़ लें। अब हम चौथे पार्ट में इस तरफ आ रहे हैं, आप इसको नोट कर चुके हो। तो चौथे के बाद पांचवा पार्ट जो है वो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में है। ठीक है, हार्डवेयर में 3 चीजें होती हैं जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम समझ लेते हैं। हार्डवेयर मतलब इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और जो कंप्यूटर चलाने में सहायता करता है, हार्डवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर के जो 3 भाग हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, यही जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। जो भी आपको बाहरी ढांचा दिख रहा है वो हार्डवेयर है। इसमें से इनपुट और आउटपुट मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। सीपीयू जो है हम इसका नेक्स्ट सेशन में जब डिटेल में एक-एक टॉपिक लेंगे, वहाँ सिंगल टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर यहाँ हम देखते हैं जो खास जरूरी है। जिस प्रकार से हमारा शरीर है वो एक हार्डवेयर है और हमारा मस्तिष्क जो है वो सॉफ्टवेयर है, इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो इसका बाहरी ढांचा या स्ट्रक्चर दिखता है वो हार्डवेयर कहलाता है, जबकि उसको चलाने वाले जो प्रोग्राम्स या ड्राइवर्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर एक्चुअल में निर्देशों के समूह होते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को यानी कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम क्या होता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसी का बर्थडे हमको सेलिब्रेट करना है, किसी की शादी में हमको जाना है, तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इतने बजे जाना है, ये सामान लेके जाना है। तो क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्य को प्रोग्राम कहते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जब कोई चीज करानी पड़ती है तो उसमें क्या होता है, चरणबद्ध चरण कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कुछ कोडिंग की जाती है, जिसको प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम के जो समूह है ये रॉ डेटा को मैनेज करते हैं। रॉ डेटा मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई निर्देश या कुछ ऐसे डेटा हमारे यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, उनको सम्मिलित करके क्रम से यूज करना, उपयोग करना। तो रॉ डेटा को जो मैनेज करते हैं उनके लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर के मुख्य प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होता है। जैसे उदाहरण के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम आपने सुना होगा डॉस या विंडोज। डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा यूनिक्स है, लाइनेक्स है। अभी आप जब मोबाइल पे जो यूज करते हैं वो एंड्रॉइड है। एप्पल वाले अपना खुद का मैकिंटोश या एप्पल चलाते हैं। ठीक है, जो मोबाइल पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मोबाइल को चलाने का कार्य करते हैं। सेकंड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन किए जाते हैं। जैसे विंडो मीडिया प्लेयर, आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आपको विंडो मीडिया प्लेयर चाहिए।
MS ऑफिस, अगर आप टाइपिंग का काम कर रहे हैं, एक्सेल का काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको MS ऑफिस चाहिए, पेंट प्रेस, ये सारे जो है वो उपयोग के लिए जो कंप्यूटर में हम अपने लिए उपयोग करते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि MS ऑफिस, पेज मेकर और पेंट, ठीक है, इस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। थर्ड जो है ये पहले हम थर्ड कैटेगरी रखते थे, आजकल ये थर्ड कैटेगरी को भी समाप्त कर दिया, फिर भी आपको बताने के लिए थर्ड जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में भी क्या है, एटीएम जो है एक प्रकार से कंप्यूटर के ही द्वारा चलाया जाता है, उस पर सारे काम हम कंप्यूटर के कर सकते हैं, गाना सुनना, पिक्चर देखना सब हो जाएगा, लेकिन उसका सिर्फ खास उद्देश्य क्या है, आपको पैसे देना और लेना या स्टेटमेंट देना। एटीएम मशीन ऐसे कुछ शोध के कुछ प्रोग्राम होते हैं तो वो जो खास प्रयोग करने के लिए बनाए जाते हैं उनको यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर में यहाँ पे इनपुट आउटपुट देखा हमने, सीपीयू हम बाद में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इस प्रकार से जो है हमारे चौथा और पांचवा टॉपिक कवर होता है। ठीक है, वीडियो लंबा है, इसको आखिर तक देखना या फिर धीरे धीरे करके भी आप इसको टुकड़ों में देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक ही बार में ये अपलोड हो जाए और मेरे चैनल पर आप इसको लगातार देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर जो मैंने लिखा हुआ वहां पर टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये सॉफ्टवेयर से पूछे जाएंगे। यहाँ पर अब आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर दिख रहे हैं, कंप्यूटर के प्रकार। सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर बहुत सारे प्रकारों में मिलते हैं, लेकिन टेक्निकली और फिजिकली आधार पर उनको कैसे बांटा गया है उसको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकली। कंप्यूटर का जो टेक्निकली पार्ट होता है, जो हार्डवेयर, हार्डवेयर है उसकी संरचना, कंप्यूटर की संरचना के आधार पर उसको कैसा बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर के संरचना के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं ये सिग्नल्स के रूप में दिखाए जाते हैं, मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है वो ताप, दाब, मौसम आदि इत्यादि चीजों को किया जाता है, या फिजिकली जो चीजों को नापने के काम आते हैं। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो सटीक जानकारी नहीं देता, जैसे आपका थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है आपका बॉडी का टेम्परेचर नापता है, कई बार 91 बताएगा, कई बार 92 बताएगा, लेकिन ये एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये गुणवत्ता वाले होते हैं, इसमें क्या होता है विद्युत सिग्नल्स को 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो एक्चुअल माप दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैलकुलेटर का जब हम यूज करते हैं वो बिल्कुल फिक्स माप बताएगा, पॉइंट के बाद भी 4-5 अंकों तक। ठीक है, तो डिजिटल जो है वो डिजिटलाइज हो गया है, इसलिए ये शुद्ध माप बताते हैं। जो अभी आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो शोध कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोनों का जो मिक्स रूप होता है इसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ईसीजी मशीन, कभी आप आईसीयू या डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह में गए, ईसीजी मशीन नहीं तो वहां पर होती है। ठीक है, जो सिग्नल्स को भी देती है, नीचे स्टेटमेंट भी देती है कि इसका इतना हार्ड या पल्स रेट चल रही है। ये क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के एक एग्जांपल हो सकता है। हम हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है वो कुछ इक्विपमेंट के साथ हाइब्रिड बना सकते हैं अगर उसमें कुछ इक्विपमेंट जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हार्डवेयर यानी संरचना के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, जो है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पर हम देख लें, आकार की अगर हम बात करते हैं तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, जो है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। आपने पीसी का नाम सुना होगा, पर्सनल कंप्यूटर। जो हमारे घर में रखे हुए कंप्यूटर है उनको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले जो यूज किए जाते थे डेस्कटॉप, इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से उन्नत कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, आजकल माइक्रो कंप्यूटर सब खत्म हो गए हैं, सारे के सारे मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है,
माइक्रो कंप्यूटर पहले यूज किए जाते थे जिनकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती थी। कैपेसिटी बढ़ाकर जो मिनी कंप्यूटर बने जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। मतलब ये प्रथम पीढ़ी के हो गए और ये तृतीय पीढ़ी के हो गए। ठीक है, तृतीय पीढ़ी में जो है मिनी कंप्यूटर आ गया। इसके बाद तीसरा यहाँ दिख रहा है मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम का मतलब होता है किसी खास कार्य को बनाने के लिए 4-5 कंप्यूटर का बराबर कैपेसिटी वाला एक कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर बनाया जाता है जो कम से कम कमरे के आकार का होता है। ठीक है, इसमें शोध कार्य किए जाते हैं या फिर मौसम संबंधी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। ये मेनफ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। पर ये मेनफ्रेम कंप्यूटर भी आजकल उपयोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बाजार में क्या आ गया, सुपर कंप्यूटर आ गया। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो मेनफ्रेम से काफी उन्नत होता है, जिसमें हजारों कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने की क्षमता होती है। जो 1 नैनो सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बनाने का सबसे पहले श्रेय जो है वो क्रे कंपनी को जाता है। क्रे, आपने सुना होगा क्रे 1, क्रे 2, ये सब सुपर कंप्यूटर के नाम। क्रे नाम की कंपनी ने सबसे पहले बाजार में सुपर कंप्यूटर बनाया जिसमें बहुत सारे हम प्रोसेसर को एक साथ एक कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। अलग अलग जब प्रोसेसर होंगे तो उनकी कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होगी और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है। भारत के पास भी अपना खुद का स्वयं निर्मित जो है सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम और अनुराग। भारत के पास भी परम और अनुराग के नाम के 2 सुपर कंप्यूटर है और एक और अभी इन्होंने क्रे कंपनी के साथ मिलकर एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जो बाजार में आ गया। इसका उपयोग जो है वो पूरे देश की सुरक्षा प्रणाली से संबंधित होता है, इसलिए ये सारे कंप्यूटर जो हैं सरकारी संरक्षण में रखे जाते हैं और ये करोड़ों रुपए के होते हैं। ये सबसे महंगे और सबसे उन्नत कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। इसी में हम देखेंगे और भी पार्ट बनते हैं जैसे कि लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है इसको पोर्टेबल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको हम यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप को आपने कहीं कहीं नोटबुक के नाम से भी जाना होगा। तो नोटबुक भी क्या होती है, एक प्रकार का लैपटॉप होती है। इसके बाद पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डेटा असिस्टेंट। पीडीए जो अभी सब आपके हाथों में है, मोबाइल, आपका मोबाइल पीडीए नाम का एक कंप्यूटर होता है जिसको पर्सनल डेटा असिस्टेंट कहते हैं। और भी कंप्यूटर के टाइप बन गए हैं। टैबलेट, टैबलेट भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर और आकार के आधार पर हमने कंप्यूटर के टाइप देखे। अब बात करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब कि आपका एम क्या है। ठीक है, आप किस प्रकार का कंप्यूटर चाहते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जैसे कि रिलायंस हो गई, आइडिया हो गई, टाटा हो गई, ये अपने कुछ विशेष कंप्यूटर चाहते हैं। ठीक है, या मारुति हो गई। ठीक है, तो 2 प्रकार के कंप्यूटर जो है उद्देश्य के आधार पर बनाए गए। जनरल पर्पस जिनको हम पीसी कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं जिनको स्पेशल कंप्यूटर या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहेंगे, जो आपने देखा होगा एटीएम मशीन में, रेलवे रिजर्वेशन में। ठीक है, फिर टाटा का कंसल्टेंसी का है या फिर रिलायंस का है, आइडिया टावर का हो गया। ठीक है, सब अपने अपने मोबाइल कंपनी के अलग अलग विशेष कंप्यूटर हैं जो जनरल पर्पस से अलग होते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी के लिए भी स्पेशल, ये सब क्या होते हैं एक दूसरे के ही जुड़े हुए रूप हैं। यहाँ पूछ सकता है भाई मिनी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। जनरल पर्पस में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कई बार सर्वर वाले कंप्यूटर में पूछते हैं कि भाई सर्वर क्या होता है, सर्वर वाले कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर के ही रूप होते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा, ये 5वां भाग और ये 6वां भाग। तो पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, आज हमने 3 टॉपिक और पढ़ लिए। और कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर है, इसको आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताया गया कि मेमोरी की यूनिट की गणना कैसे की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी मेमोरी होती है बिट। एक बिट का मतलब होता है ऑन या ऑफ। कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑन और ऑफ किया जाता है, जिसको 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर में मेमोरी में सेव किया जाता है। इसको बिट बोला जाता है।
और इसका जो साइन होता है वो स्मॉल b होता है, ठीक है। इन बिट के चार बिट को एक निबल बोला जाता है, निबल एन। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, 4 बिट के समूह को क्या बोलते हैं, निबल, ठीक है, एन। 8 बिट के समूह को बाइट बोलते हैं और इसका सिग्नल कैपिटल बी होता है। 8 बिट के समूह को बाइट बोलते हैं। इसी प्रकार 1024 बाइट 1 किलोबाइट बनती है, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनती है, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनती है, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेगा, गीगा और टेरा, ठीक है। और ये क्या हो गया, किलो बाइट। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये सारे मेमोरी की यूनिट है, किस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा और आप मेरी आवाज में कॉन्सेंट्रेट अगर करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ये कंप्यूटर का फंडामेंटल का मास्टर वीडियो है जो 2 भागों में मैंने आपको दिया है। पहले भाग में हमने देखा था प्रोसेस, इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता। दूसरे भाग में हमने देखा मेमोरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का प्रकार और कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो आप मेरे साथ इससे लगातार बढ़ सकते हैं। मैं आशीष सोनी फिर से आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखें और अंत तक जरूर देखें, ठीक है। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नीचे दिए गए मेरे नंबर पर आप कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।